हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम के बारे में। ये सिस्टम हमारी किडनी में काम करता है, लेकिन इसकी नीड क्या होती है उसको समझने के लिए आपको एक एनालॉजी समझनी पड़ेगी, यानी कि एक कहानी सुननी पड़ेगी। उस कहानी से आपको कंप्लीटली एक्सप्लेन हो जाएगा कि ये सिस्टम क्या होता है और क्यों होता है। तो वो कहानी शुरू होती है, मान लीजिए आपके पास एक वाटर टैंक है जो एक फिल्टर से जुड़ा हुआ है, और उस फिल्टर से पानी वाटर टैंक से आता है, फिल्टर में फिल्टर होता है और बचा हुआ पानी वापस वाटर टैंक में चला जाता है। जो पानी फिल्टर होता है वो फिल्ट्रेट के रूप में इस नीचे वाली ट्यूब में आ जाता है, यानी कि इस फिल्ट्रेट में क्या क्या आएगा, पानी अगर फिल्टर होके और साफ पानी वापस उस वाटर टैंक में चला गया है तो इस फिल्ट्रेट में आएगी वो गंदगी जो उस पानी में पहले थी। तो वो गंदगी एक पाइप के थ्रू होती हुई इस पाइप से आके और यहाँ एग्जिट से बाहर निकल जाती है। लेकिन अब क्या होता है, ये जो फिल्टर है ये हमारे पानी के जरूरी न्यूट्रिएंट्स को भी फिल्टर कर देता है, यानी कि जो हमारे पानी में मिनरल्स थे, जो सॉल्ट्स थे, उनको भी फिल्टर कर देता है, जिससे कि हमारा पानी बिल्कुल खाली बचेगा। तो हम चाहते हैं कि हमारा पानी बिल्कुल पूरी तरीके से खाली ना बचे, तो हम उसमें से जो सॉल्ट्स हैं, जो मिनरल्स हैं, जो सब क्या हो चुके हैं, फिल्टर आउट हो चुके हैं, उन सारे फिल्टर आउट को हम वापस उसमें जो जरूरी चीजें हैं जैसे कि मिनरल्स हैं, सॉल्ट्स हैं, इनको वापस लेने के लिए हम कुछ रीएब्जॉर्प्शन की लाइंस को लगा देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक लाइन हमने रीएब्जॉर्प्शन की लगा दी, तो यहाँ से कुछ सॉल्ट्स हैं जो वापस वाटर टैंक में चले जाएंगे, और दूसरी लाइन हमने यहाँ लगा दी, यहाँ से भी कुछ सॉल्ट्स जो है वो रीएब्जॉर्ब होके वापस वाटर टैंक में चले जाएंगे। ये एक कंप्लीट सिस्टम है। लेकिन क्या है कि ये कंप्लीट सिस्टम काम तो करता है, लेकिन ये एक बहुत एडवांस सिस्टम है। अगर जरा सा भी पानी का प्रेशर कम होगा तो ये फिल्टर करना बंद कर देगा, और इसके सारे के सारे सेंसर्स एक्टिवेट हो जाएंगे जो हमें ये बताएंगे कि पानी का जो प्रेशर है वो इस पाइप के अंदर कम हो गया है। मान लीजिए कि किसी दिन आपका वाटर टैंक कम फिल होता है, यानी कि इसमें पानी कम हो जाता है, तो यहां से आने वाले पानी की मात्रा घट जाएगी, जिस वजह से इस फिल्टर के अंदर जो पाइप है उसमें प्रेशर कम हो जाएगा, और उस प्रेशर के कम होने की वजह से यहाँ के सारे सेंसर्स एक्टिवेट हो जाएंगे ये बताने के लिए कि भाई आपके सिस्टम में पानी कम हो गया, आपके वाटर टैंक में पानी कम हो गया है, किसी भी तरीके से इस वाटर टैंक के पानी को बढ़ाओ जिससे यहाँ का प्रेशर बढ़ सके, तो ही ये फिल्टर काम करेगा। तो अब कौन कौन से चीजें होंगी, एक सेंसर पाए जाते हैं जो आने वाली ट्यूब होती है उसको हम कहते हैं एफरेंट ट्यूब। इस एफरेंट ट्यूब में कुछ सेंसर्स यहाँ पे पाए जाएंगे जो प्रेशर को सेंस करेंगे कि अरे प्रेशर कम हो गया, प्रेशर कम हो गया, प्रेशर बढ़ाओ नहीं तो क्रैश हो जाएगा सिस्टम। दूसरे सेंसर्स कहाँ होंगे, जहां पर हमने ये रीएब्जॉर्प्शन की ट्यूब लगा रखी है, यहां पर कुछ सेंसर्स पाए जाएंगे जो मिनरल को सेंस करेंगे, यानी कि पानी में मिनरल कम आ रहा है, इसका मतलब कम पानी फिल्टर हो पा रहा है। इसको ऐसे समझिए, अगर फिल्ट्रेट कम बनेगा तो उसमें, अगर इसको ऐसे समझिए, अगर मान लीजिए प्रेशर कम होगा तो कम प्रेशर में क्या होगा, फिल्ट्रेट भी कम बनेगा, और कम फिल्ट्रेट बनेगा तो उसके अंदर मिनरल्स भी कैसे होंगे, कम होंगे। जो पे यहाँ पर लगा हुआ सेंसर उस चीज को पहचान लेगा कि यहाँ पर जो फिल्टर लगे हुए हैं, यानी कि इस फिल्टर से जो आ रहा है फिल्ट्रेट, उसमें जो सॉल्ट है उनका कंसंट्रेशन कैसा है, कम है। इसका अल्टीमेट मतलब हुआ कि फिल्ट्रेट कम बनना है, और इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर फिल्टर जो है इसके अंदर जो पानी आ रहा है उसका प्रेशर कैसा है, कम हो गया है। तो दो मेन सेंसर्स होते हैं जो इस चीज का पता लगाएंगे। अब पता तो लग गया कि प्रेशर कम हो गया, लेकिन दूसरा मेजर टास्क क्या है कि हमें इस प्रेशर को किसी भी तरीके से बढ़ाना है ताकि हमारा फिल्टर डैमेज ना हो। दूसरा, हमें अपना वाटर टैंक को भी भर के रखना है। अगर वाटर टैंक के अंदर भी पानी ज्यादा कम हो जाएगा तो ये वाटर टैंक भी डैमेज हो सकता है। तो दोनों काम हमको करने हैं, इसके प्रेशर को बढ़ाना भी है और इसके अंदर पानी रोकना भी है। अब ये अपने आप में एंटी बातें हुई। अगर हम इसके अंदर पानी को बढ़ाते हैं तो हमें चाहिए, और पानी का सोर्स बाहर से है नहीं, यानी कि जितना पानी इसके अंदर है उतना ही पानी इसके अंदर है, बाहर से अभी कोई सोर्स आपके पास है नहीं। तो देखिए, अगर आप यहां पर पानी की मात्रा को बढ़ाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको इस पाइप में पानी जाने से रोकना होगा। लेकिन जैसे ही आप इस पाइप में पानी जाने को रोकेंगे तो क्या होगा, यहां पर प्रेशर कम होगा, आपका फिल्टर खराब हो जाएगा। अब आपके पास दो प्रॉब्लम्स हैं, या इसमें पानी बढ़ाना है और इसको भी खराब होने से रोकना है। तो ऐसे में क्या होगा, यहां पर कुछ सिस्टम्स काम करेंगे, और वो सिस्टम कैसे काम करेंगे, मान लीजिए अगर मैं क्या करूं, इस वाले पाइप को पतला कर दूं, यानी कि जो एग्जिट पाइप है उसको थोड़ा सा पतला कर दूं,
यानी कि ये इतना मोटा पाइप है, इसको मैंने थोड़ा सा पतला कर दिया। अब जब ये पतला हो गया तो इसमें पानी जाने का रास्ता कम हो गया। तो यहां से मान लीजिए पानी आने का रास्ता भले ही कम हुआ था, लेकिन इसको मैंने और पतला कर दिया। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए पहले यहां पर 150 ml पानी आता था और यहां से 150 ml बाहर जाता था, और यहां से मान लीजिए कितना थोड़ा सा फिल्ट्रेट बन गया, मान लीजिए 20 ml फिल्ट्रेट बन गया, 130 ml वापस जाता था और यहां पर प्रेशर मेंटेन रहता था। लेकिन यहां से पानी आना हो गया 100 ml स्टार्ट, लेकिन हमें चाहिए फिल्ट्रेट उतना ही। तो हम क्या करें कि प्रेशर उतना ही मेंटेन रहे, तो मैं क्या करूंगा, जो 130 ml पानी यहां से क्रॉस होता था, इसको पतला करके यहां से मान 100 में से मात्र 50 ml ही पास होने दूंगा। अब जब इसमें से 50 ml पास होगा, इसका मतलब 50 ml पानी यहां पर रुक रहा है, जो कि पहले ओनली 20 ml रुक रहा था। इसका मतलब यहां पर कितना 50 ml पानी रुक रहा है, जो कि वहां के प्रेशर को मेंटेन करके रखेगा। इसीलिए अगर मैं इसको दबा दूंगा तो यहां पर प्रेशर ऑलरेडी बढ़ जाएगा, ये कॉमन सेंस कहता है। दूसरा काम मैं क्या कर सकता हूं इसके लिए, क्योंकि मेरे पास एक्सटर्नल सप्लाई अभी है नहीं। वैसे मैं एक्सटर्नल सप्लाई लगाऊं तो अपने आप ही सब चीजें मेंटेन हो जाएगी, लेकिन एक्सटर्नल सप्लाई अभी है नहीं। इमीडिएटली मैं इसके लिए क्या कर सकता हूं, थोड़ा सा इस पाइप को भी पतला कर सकता हूं। अगर इसको पतला करूंगा तो इसके अंदर भी प्रेशर बढ़ जाएगा। कुल मिलाकर हमारा प्रेशर यहां पर मेंटेन हो जाएगा। यही हमारा मेन काम था। अगर आपको ये स्टोरी थोड़ी सी भी समझ आई है, इस स्टोरी में अगर आपको थोड़ा सा भी चीजें समझ आई हैं, तो अब आप अपने राज सिस्टम को समझने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। कैसे, चलिए मैं आपको समझाता हूं कि राज सिस्टम को आप कैसे समझ सकते हैं। इसको अगर हम थोड़ा सा रब कर दें यहां से, तो आप अपने राज सिस्टम को समझ पाएंगे। ये होता है आपके किडनी का नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होता है। ये आपका वुमेन्स कैप्सूल होता है। ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल हो गई। ये लूप ऑफ हेनले, एंड दिस इज डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और ये आपकी कलेक्टिंग डक्ट हो गई। तो ये हो गया आपका वुमेन्स, और इस वुमेन्स कैप्सूल में ये हो गया आपका वुमेन्स कैप्सूल, और यहां पर आपकी ब्लड सप्लाई आती है यहां पर। तो ये हो गया आपका एफरेंट आर्टेरियोल, आर्टेरियोल। ये हो गया आपका इफरेंट आर्टेरियोल। यानी कि यहां से ब्लड आएगा और यहां से ब्लड बॉडी में वापस जाएगा। ये हो गया। और ये आपका क्या है, वुमेन्स कैप्सूल, वुमेन्स का कैप्सूल। और ये क्या है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यानी कि आपकी पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये है आपकी हेनलेस लूप, और ये है आपकी, ये हेनलेस लूप का ही एक्चुअली स्ट्रक्चर है पूरा। और ये है आपकी डीसीटी, यानी कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। क्लियर। और ये बचा लास्ट में आपका कलेक्टिंग डक्ट, जहां पर आपकी फाइनल यूरिन फॉर्मेशन होता है। तो ये हो गई आपकी कलेक्टिंग डक्ट।
अब समझिए एक्चुअली क्या होता है। अब क्या क्या कंडीशन हो सकती है, मैंने क्या बताया, इस वाटर टैंक में पानी कम हो जाए तो ये वाटर टैंक की क्या हो गया, ये हमारी बॉडी हो गई, और इसमें जो वाटर है वो क्या हो गया, हमारा ब्लड हो गया। ये फिल्टर क्या है, वुमेन्स कैप्सूल, और इससे फिल्ट्रेट जो बन रहा है वो आ रहा है इसके थ्रू। ठीक है, ये हो गया। अब आप समझिए कि ये कैसे कैसे काम करता है, इसकी प्री रिक्विजिट कंडीशन क्या क्या है, यानी कि इसके लिए जरूरत क्या है, रास किस कंडीशन में एक्टिवेट होगा। रास को एक्टिवेट होने के लिए जो सबसे मेन चीज होती है वो चाहिए होती है लो ब्लड प्रेशर, प्रेशर कहूं या फिर लो ब्लड वॉल्यूम ज्यादा अच्छा। यानी कि अगर लो ब्लड वॉल्यूम की कंडीशन होगी, किसी भी वजह से अगर हमारी बॉडी का बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो जाता है, मान लीजिए चोट लग गई, बहुत ज्यादा ब्लड निकल गया, यानी कि खून किसी भी तरीके से कम हो जाता है, तो हमारा रास सिस्टम एक्टिवेट होता है। यानी कि जो वाटर टैंक में मैंने कहा ना पानी कम रह गया, वही अगर ब्लड वॉल्यूम हमारी बॉडी में कम रह गया तो हमारा रास सिस्टम कैसा होगा, एक्टिवेट होगा। अब इसमें दो चीजें आती हैं, ब्लड वॉल्यूम को आप ऐसे समझिए यानी कि बॉडी में ब्लड की मात्रा, यानी कि बॉडी में ब्लड की क्वांटिटी, क्वांटिटी को मेजर करेंगे, क्वालिटी को नहीं। उसका इसको मैं क्यों कह रहा हूं ये चीज क्वालिटी को, कई बार लोग कहते हैं कि हम खून कम हो गया, खून कम हो गया, तो वो ब्लड वॉल्यूम कम नहीं होता, वो कंडीशन एनीमिया भी होती है। लेकिन एनीमिया में रास सिस्टम एक्टिवेट नहीं होगा, समझिए। रास सिस्टम एनीमिया में एक्टिवेट इसलिए नहीं होगा, अगर रास सिस्टम को हम एनीमिया में एक्टिवेट कर देंगे तब तो सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, तो किडनी ही फेलियर हो जाएगी। क्यों, क्योंकि एनीमिया में हमारे ब्लड की क्वांटिटी कम नहीं होती। इसका मतलब हमारे ब्लड में बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट लॉस नहीं आता है। ऐसा नहीं है 5 लीटर ब्लड था तो 4 लीटर ही रह गया, 1 लीटर खत्म हो गया। एनीमिया की कंडीशन में जो चीज कम होती है वो ब्लड लॉस, यानी कि ब्लड का वॉल्यूम कम होने की जगह मेनली जो चीज कम होती है वो होती है हीमोग्लोबिन। ठीक है, इसको अगर सही से लिखें तो हम हीमो लिख सकते हैं। हीमोग्लोबिन कम होता है, हीमोग्लोबिन मतलब रेड ब्लड सेल्स का डिस्ट्रक्शन होता है, लेकिन ब्लड वॉल्यूम बहुत ज्यादा मात्रा में अफेक्ट नहीं होता। इसीलिए हमारे लिए रास सिस्टम को एनीमिया में एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन लो ब्लड वॉल्यूम जैसे कि ब्लड लॉस जैसी कंडीशन जो होती है उनमें हमारा रास सिस्टम एक्टिवेट होता है। क्लियर। अब इसको एक्टिवेट करने की जरूरत क्यों पड़ी लो ब्लड वॉल्यूम में, उसका कारण समझिए। इसको हम लो ब्लड वॉल्यूम होगा तो क्या होगा, यहां पर जो मैंने बताया था कि उसके पाइप के अंदर जो पाइप प्रेशर जो पानी ला रहा है फिल्टर तक, उसमें प्रेशर कम हो जाएगा। ऐसे ही जब हमारी बॉडी में लो ब्लड वॉल्यूम होगा तो ये जो एफरेंट आर्टरियोल आपको दिख रहा है जो ब्लड ला रहा है नेफ्रॉन में फिल्टर होने के लिए, इसके अंदर कहीं ना कहीं क्या होगा, ब्लड प्रेशर रिड्यूस कर जाएगा, जिस वजह से हमारा फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाएगा। यानी कि जो हमारा जिसको हम कहते हैं जीएफआर, क्या होता है जीएफआर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, यानी कि कितना ब्लड फिल्टर होके हमारे कितनी यूरिन बनेगी, यही होता है जीएफआर, यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। यानी कि हमारे यहां से कितना ब्लड फिल्टर हो जाएगा। एक्चुअली यूरिन बनेगी वो तो बाद का प्रोसेस है, बट कितना ब्लड फिल्टर होके इसमें फिल्टर आउट बाहर निकलेगा, यानी कि कितना फिल्ट्रेट इसमें निकलेगा, उसी को हम कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ये कम हो जाएगा अगर हमारी बॉडी का ब्लड वॉल्यूम, यानी कि हमारी बॉडी में खून कम है, यहां पर प्रेशर कम होने से ये कम होगा। तो हमें क्या फर्क पड़ना चाहिए, ये कम होता है तो हो जाए, किडनी कम यूरिन बना लेगी, क्या दिक्कत आ जाएगी। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कम यूरिन बनना अलग चीज है, कम यूरिन तो रास के बाद भी बनेगी। मेन प्रॉब्लम क्या आएगी, अगर जीएफआर कम होता है, यानी कि जीएफआर एक लिमिट से ज्यादा नीचे चला जाता है तो हमारी किडनीज के अंदर का प्रेशर कम हो जाएगा, किडनीज नॉर्मल तरीके से फिल्टर नहीं कर पाएंगी ब्लड को, जिस वजह से दो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। कौन कौन सी दो मेन प्रॉब्लम क्रिएट होंगी, पहला, किडनी नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाएगी,
किडनी का नॉर्मल फंक्शन, अगर मैं इसको मिटा दूं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, नॉर्मल फंक्शन किडनी का नहीं होगा। क्लियर? यानी कि किडनी फेलियर हो सकती है। इसमें क्या हो सकता है हमें? किडनी फेलियर, अगर जीएफआर कम होता है। दूसरी क्या चीज होगी? क्योंकि जीएफआर कम हो गया, ब्लड सही से फिल्टर नहीं हो रहा। ब्लड फिल्टर होते वक्त जितनी भी गंदगी हमारे ब्लड में होती है एक्चुअली वो निकलती है। अगर ब्लड सही से फिल्टर ही नहीं होगा, इसका मतलब हमारे ब्लड में क्या होगा? वेस्ट बिल्डअप हो जाएगा। इसका मतलब जो भी हमारे ब्लड में वेस्ट है वो फिल्टर ही नहीं हो पाएगा और टॉक्सिक वेस्ट क्या होगा? हमारे ब्लड में बढ़ने लगेगा। अगर टॉक्सिक वेस्ट बढ़ जाएगा और किडनी फेलियर हो जाएगी तो जान ही चली जाएगी। इन दोनों मेन चीजों को रोकने के लिए, यानी कि लो ब्लड वॉल्यूम की कंडीशन में, मान लीजिए खून बहुत बह गया, ब्लड वॉल्यूम कम हो गया है, ऐसे में किडनी फेल ना हो और हमारा ब्लड प्रॉपर फिल्टर होता रहे, इसी के लिए चलता है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। हमने मेन कंडीशन जान ली कि ये क्या होता है और क्यों चलता है। अब ये कैसे फंक्शन करता है उसकी तरफ हम बढ़ेंगे। एक्चुअली आप इस वीडियो को 2 बार देखिएगा। पहली बार में आप अच्छे से समझ लीजिए, पूरा कुछ भी लिखना नहीं है। सेकेंड टाइम में नोट्स बनाइएगा, इसीलिए मैं ये रब करता हुआ चल रहा हूं क्योंकि बोर्ड पे इतनी जगह है नहीं। अब मान लीजिए कि क्या हुआ, लो ब्लड वॉल्यूम की कंडीशन क्रिएट हो गई। यानी कि क्या हुआ कि ब्लड वॉल्यूम कैसा हो गया, यहां पर लिख देता हूं मैं, ब्लड वॉल्यूम गिर गया। कोई भी वजह हो सकती है, ब्लड लॉस कैसे भी हो सकता है। किडनी दूर है, किडनी तो हर को ऐसा तो है नहीं कि कान में कह दिया अरे आपका खून बह गया है, सिस्टम को एक्टिवेट कर दो वरना मर जाओगे। ऐसा नहीं काम कर सकती किडनी। तो किडनी को कैसे पता लगेगा कि जो ब्लड वॉल्यूम है वो कम हो गया है, रास को एक्टिवेट कर देना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम आएगी। उसी के लिए मैंने कहा था ना कि जो पानी आ रहा है उस फिल्टर में, उसके लिए सेंसर लगे हुए हैं। अगर पानी कम होता है तो सेंसर काम करते हैं, वैसे ही यहां पर भी सेंसर लगे हुए होते हैं। एक्चुअली ये जो रीजन है इसको समझिए आप। ये जो बोमेंस कैप्सूल है, ये डीसीटी का जो हिस्सा है और ये आर्टरियोल है। इसको मैं जूम करके बनाता हूं तब आप समझेंगे। क्या है कि ये मान लीजिए आर्टेरियोल जा रहे हैं, ठीक है, इसको ऐसे समझ लीजिए। ये बोमेंस कैप्सूल है और यहां पर डीसीटी का ये वाला हिस्सा जो इसके ऊपर है, ये डीसीटी का वो वाला हिस्सा है। यानी कि ये हिस्सा है किसका? डीसीटी का। ये इफरेंट आर्टरियोल है। अब मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूं, इफरेंट आर्टरियोल। ये जो लिखा है ना इफरेंट आर्टरियोल, ये यही है, ई। और ये है एफरेंट आर्टरियोल, यानी कि ए। एफरेंट आर्टेरियोल क्या होता है? जो एफरेंट आर्टरियोल होता है, यहां पर कुछ स्पेसिफिक सेल्स पाई जाती हैं जिनको हम क्या कहते हैं। अब देखिए, अगर आपको स्टोरी समझ आ गई है तो आपको याद करना तो बिल्कुल मामूली बात हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है चीजें काम कैसे कर रही हैं, बस सेंसर्स के नाम याद करने हैं। यहां पर कुछ सेल्स पाए जाते हैं जिनको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? जेजी सेल्स। जेजी का फुल फॉर्म क्या हुआ? यहां पर लिख देता हूं मैं, जेजी सेल्स, अभी बताऊंगा। और यहां पर कुछ सेल्स पाए जाते हैं इसकी इनर लाइनिंग पे, जो डीसीटी है, इनको हम कहते हैं मैकुला डेंसा सेल्स। मैकुला डेंसा, क्या कहते हैं? मैकुला डेंसा सेल्स। ये आपका वही हो गया, पूरी की पूरी जो कैपिलरी नेटवर्क इसके अंदर होता है बोमेंस कैप्सूल के अंदर, जिसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं पूरे हिस्से को, ये ग्लोमेरुलस हो गया। और ये आपका वोमेन्स कैप्सूल हो गया, यानी कि यही, ये वोमेन्स कैप्सूल हो गया और यहां से आपका पीसीटी शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब आप समझिए। और इनके बीच में जो ये होता है, यहां पर कुछ सेल्स पाई जाती हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स होती हैं, जिनको हम कहते हैं मीजनग्लियल सेल्स। मीजनजियल सेल्स कह दो या फिर मीजनग्लियल सेल्स कह दो, एक ही बात है, मीजनजियल सेल्स। क्लियर? ये जो स्ट्रक्चर मैंने आपके लिए बना के दिखाया है, यानी कि ये वाला स्ट्रक्चर, ये पूरा स्ट्रक्चर जो है, यानी कि आपका
ये डीसीटी, एफरेंट आर्टरियोल, ग्लोमेरुलस, ये सारी सेल्स, इसी पूरे हिस्से को हम कहते हैं क्या, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। क्या कहते हैं, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस, शॉर्ट फॉर्म होती है इसकी JGA। तो जो अगर आप कभी भी राज सिस्टम पढ़ोगे तो ये नाम बहुत बार सुनने को मिलेगा। जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस में क्या हो गया, प्रेशर कम हो गया, प्रेशर ज्यादा हो गया, ये सब क्यों मिलता है, ये सब मिलता है जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस, क्योंकि यही मेन सेंसर्स लगे होते हैं सारे जो ब्लड फ्लो को पहचानते हैं कि ब्लड प्रेशर कम है, ज्यादा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ये जो मैंने जेजी सेल्स लिखा है, ये जेजी इसी का जेजी है, यानी कि जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, यानी कि जक्स्टा का मतलब होता है पास में, ग्लोमेरुलर यानी कि ग्लोमेरुलस के सेल्स, यानी कि ग्लोमेरुलस के पास की सेल्स को हम कहते हैं जेजी सेल्स। अब कहानी यहीं से शुरू होती है। ये जो जेजी सेल्स है, कौन सी सेल्स है, जेजी सेल्स, ये सबसे पहले पहचानती है। मैंने कहा था ना कि जो वो ट्यूब आ रही है उसमें फिल्टर में जुड़ रही है, उसमें कुछ सेंसर्स हैं। तो ये जो ब्लड लाइन आ रही है, यानी कि जो आर्टरियोल आ रहा है यहाँ पर ब्लड को लेकर, यहाँ पर जो जेजी सेल्स होते हैं ये बैरो रिसेप्टर की तरह काम करते हैं। किसकी तरह काम करते हैं, बैरो रिसेप्टर। अगर मैं इसको मिटा दूं इस ब्लड वॉल्यूम कम को, थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि जगह की कमी है। किसके, ये जो जेजी सेल्स होते हैं ये काम करते हैं बैरो रिसेप्टर। अगर आपको समझ आता हो, आपने वैसे तो ये वर्ड पढ़ा होगा, बैरो जो वर्ड होता है उसका मतलब ही होता है प्रेशर, यानी कि ये प्रेशर को रिसीव करते हैं, यानी कि ये प्रेशर को डिटेक्ट करते हैं। जो भी ब्लड आ रहा है इस एफरेंट आर्टरियोल से यहाँ तक, उसके अंदर प्रेशर कैसा है इसको जेजी सेल्स डिटेक्ट करते हैं। और जैसे ही ब्लड लॉस की कंडीशन में एफरेंट आर्टरियोल से आने वाले ब्लड का क्या होता है, प्रेशर गिरता है, वैसे ही ये जेजी सेल्स जो होते हैं ये एक्टिवेट हो जाते हैं, यानी कि ये बैरो रिसेप्टर्स कैसे हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। इनको पता लग जाता है कि कुछ तो गड़बड़ हो गई है। क्लियर। और दूसरा कैसे पता लग सकता है, क्योंकि मैंने बताया जो भी फिल्टर है वो यहां से फिल्ट्रेट होके, और ये जो पीसीटी, अगर आपने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा हो तो पीसीटी से रीअब्जॉर्प्शन होता है और डीसीटी से मिनरल्स का रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो जैसे ही ये डीसीटी में हमारा फिल्ट्रेट पहुंचता है, यहां पर ये जो मैकुला डेंसा सेल्स हैं ये सोडियम आयन की कंसंट्रेशन पता करते हैं। और जैसे ही इनको लगता है कि ये सोडियम आयन की कंसंट्रेशन गिर चुकी है, यानी कि जो फिल्ट्रेट आ रहा है उसके अंदर सोडियम आयन की कंसंट्रेशन कम हो गई है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट यानी कि जो जीएफआर है वो कम हो गया है। जैसे ही ये दोनों सिग्नल किसको मिलते हैं, नेफ्रॉन को मिलते हैं या किडनी को हम कहें मिलते हैं, तो वो समझ जाते हैं कि कहीं ना कहीं ब्लड लॉस हो चुका है बॉडी में और क्या हो गया है, प्रेशर यहाँ पर कम हो गया है। और इस प्रेशर को अगर कम रहने दिया गया, जीएफआर गिरता चला गया, तो किडनी फेलियर हो जाएगी और वो हम चाहते नहीं है। तो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो, और उसके लिए किडनी रिलीज करती है एक बहुत जरूरी चीज जो अब आपको असली इस सिस्टम के बारे में एक्सप्लेन करेगी। वो जो किडनी रिलीज करती है उस वक्त जब ये दोनों चीजें सेंस कर लेती हैं कि कुछ कमी हो रही है, उस वक्त किडनी रिलीज करती है रेनिन को। किसको रिलीज करती है, रेनिन को। अब यहां से एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी शुरू होती है। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए इतने पार्ट का, और अगर आप लोगों ने ले लिया हो स्क्रीनशॉट तो मैं इसको रब कर दूं, इसके बाद ही कहानी आगे बढ़ेगी। इंटरेस्टिंग तो ये चीजें बहुत है, बस आप थोड़ा सा पेशेंस से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए कि मैं जो पढ़ा रहा हूं उसमें। और अगर कुछ ना समझ आए तो कमेंट सेक्शन ओपन है, तो आप आराम से कमेंट सेक्शन में अपने डाउट डाल सकते हैं। मैं आपके डाउट और अगर कोई और टॉपिक है वो भी डाल सकते हैं, उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा। अब समझिए, अब शुरू होती है कहानी रेनिन तक। मैंने बता दिया रेनिन रोल कहां से शुरू हुआ। रास सिस्टम में मेन जो पहला स्टेप होता है वो रेनिन का रिलीज ही होता है। तो रेनिन
रोल कहां से शुरू हुआ? जैसे ही मैकुला डेंसा और जेजी सेल्स में ये चीज सेंस करी कि कहीं ना कहीं जीएफआर कम हो रहा है, क्योंकि आर्ट्रियोल यानी कि एफरेंट आर्ट्रियोल से जो ब्लड आ रहा है उसका प्रेशर कम हो चुका है, यानी कि हमारे जीएफआर का रेट कम हो चुका है। तो वहीं पर उन्होंने क्या कहा, किडनी को सिग्नल दिया कि भाई रेनिन को रिलीज करो। अब देखो ये हो गई रेनिन। इसकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। कैसे इंटरेस्टिंग है इसकी स्टोरी? कोई बता सकता है कि रेनिन क्या होती है, एंजाइम या हार्मोन? चलिए यहां पर लिख लेते हैं, एंजाइम या हार्मोन। यहां पर और लगा देता हूं क्वेश्चन मार्क। क्या होती है रेनिन, एंजाइम या हार्मोन? चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। एक्चुअली एक बहुत, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो, आपके टीचर्स या फिर जो भी टीचर होते हैं वो जनरली ये चीज पढ़ा देते हैं कि बेटा हमेशा एक बात याद रखेंगे सब लोग। क्या याद रखेंगे? कि हमारी बॉडी में दो टाइप की रेनिन प्रेजेंट होती है। एक तो ये रेनिन जो लिखा है रेनिन, क्लियर, और एक होती है RENNIN रेनिन। ये जो होती है ये तो एंजाइम होती है, फिक्स है ये बात, ठीक है। और ये एंजाइम कहाँ काम करती है? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, हमारे कहूं या ज्यादा करेक्ट वर्ड रहेगा ये बच्चों के यानी कि चाइल्ड के डाइजेशन में काम करती है। बड़े लोगों में रेनिन नहीं होती, चाइल्ड के डाइजेशन में काम करती है। और इसलिए हम डिस्टिंग्विश करने के लिए क्या कहते हैं, ये रेनिन जो होती है ये एंजाइम होती है, ये चाइल्ड के डाइजेस्टिव सिस्टम में काम करती है। ये रेनिन हार्मोन होता है, ये किडनी में काम करता है। और ऐसे हम डिस्टिंग्विश कर लेते हैं। लेकिन सच इतना है नहीं, सच थोड़ा सा अलग है। और वो सच क्या है वो मैं आज आपको बताऊंगा। वो सच ये है कि ये रेनिन भी क्या होती है, एंजाइम ही होती है। यस, ये एक एंजाइम होती है और ये मेनली कंसीडर एज ए एंजाइम होती है क्योंकि इसका काम जो होता है वो क्लीव करना होता है। किसको क्लीव करती है? प्रोटीन को। तो ये प्रोटीएज की कैटेगरी में आती है, यानी कि जो प्रोटीएज एंजाइम होती है ये उस कैटेगरी में आती है। लेकिन फिर जब भी हम पढ़ते हैं रास को, या आपने कभी थोड़ा बहुत रास को पढ़ा हो या किसी, तो हमेशा कहते हैं रेनिन हार्मोन होता है, रेनिन हार्मोन होता है। लेकिन मैं तो कह रहा हूं ये एंजाइम होती है। हाँ, ये क्लीव करती है प्रोटीन को, और इसीलिए इसकी पहली कैटेगरी क्या होती है, एंजाइम। लेकिन ये फंक्शन किसकी तरह करती है? फंक्शन नहीं कहूंगा, अगर सही वर्ड यूज करूं तो बिहेवियर। बिहेवियर शो करती है हार्मोन जैसा। कैसे? हार्मोन बेसिकली होते क्या है? हार्मोन ऐसी प्रोटीन या फिर लिपिड्स होते हैं जिनको डायरेक्टली ब्लड में रिलीज किया जाता है, वो टारगेट ऑर्गन तक जाके अपना काम पूरा करते हैं। उन्हीं को हम क्या कहते हैं? हार्मोन्स कहते हैं। जनरली अगर आपने पढ़ा हो, ये हार्मोन हो गए। लेकिन जो रेनिन होता है वो एंजाइम होता है, बट उसका जो टारगेट होता है वो किडनी के पास नहीं होता है, वो ब्लड के अंदर होता है। तो इसी वजह से इसको ब्लड में रिलीज किया जाता है और ये अपने टारगेट पे जाके अपना फंक्शन परफॉर्म करती है एज हार्मोन्स। यानी कि जैसे हार्मोन अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, सेम तरीके से रेनिन अपना फंक्शन परफॉर्म करती है। इसीलिए रेनिन एक एंजाइम होती है जो परफॉर्म करती है हार्मोन की तरह। इसीलिए रेनिन को हार्मोन कंसीडर कर लिया जाता है। क्लियर? अब ये तो हो गई रेनिन की कहानी, लेकिन रेनिन करती क्या है? वापस आते हैं हम इसी सिस्टम पे। तो रेनिन करती क्या है? रेनिन के जो काम होता है उसको काम करने के लिए जो रेनिन, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी एंजाइम अपने एक सबस्ट्रेट पे काम करती है, तो जो रेनिन का सबस्ट्रेट होता है उसको हम कहते हैं एंजियोटेंसिनोजन। एंजियोटेंसिनोजन ये जो सबस्ट्रेट होता है ये बनाता है इसको, जो फॉर्म्ड बाय लिवर। इसको कौन बनाता है? लिवर। और लिवर इस एंजियोटेंसिनोजन को बना बना के ब्लड में रिलीज करता रहता है। यानी कि एंजियोटेंसिनोजन बनता है, ब्लड में जाता है, बनता है, ब्लड में जाता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन क्योंकि एंजियोटेंसिनोजन, अगर आपने बायोलॉजी पढ़ी है तो आपको पता होगा, जिनके आगे
ओजन या ऐसे वर्ड्स लगे होते हैं, वो ज्यादातर इनएक्टिव फॉर्म होती है, यानी कि जो एंजियोटेंसिनोजन है ये इनएक्टिव है, ये खुद कुछ नहीं कर सकता। ये करीब, अगर मैं आपको बताऊं, 450 अमीनो एसिड्स के आसपास अप्रॉक्स का एक पेप्टाइड होता है, पेप्टाइड ही बोलेंगे, हाँ, ये अमीनो एसिड का एक पेप्टाइड चेन होती है या पॉलीपेप्टाइड कह लीजिए होता है, जो क्या करता है, ब्लड में फ्लो होता रहता है कॉन्स्टेंटली, लेकिन क्योंकि ये इनएक्टिव है इसका कोई काम नहीं है। रेनिन क्या करता है, इस एंजियोटेंसिनोजन पे जाके इसको काट देता है, और इसको काटने के बाद, यानी कि रेनिन इस पे एक्ट करने के बाद, रेनिन के एक्शन होने के बाद, यहां पर समझिए, ये रेनिन आया, रेनिन ने एंजियोटेंसिन पे अटैक किया, और इस अटैक के बाद, इस अटैक की वजह से ये एंजियोटेंसिन कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन 1, यानी कि ये जो एंजियोटेंसिनोजन जो ब्लड में घूम रहा था, जैसे ही ये सारा फंक्शन होता है, यहाँ पर ब्लड प्रेशर्स का पता लगता है, रेनिन को भेजा जाता है, जो ये रेनिन जाके इसको तोड़ देता है। अब जब ये एंजियोटेंसिन 1 टूट गया, अब ये क्या करेगा, ये एक एक्चुअली इंटरमीडिएट फॉर्म होती है जो पार्शियली एक्टिव होती है, इसलिए इसका कोई मेन रोल होता नहीं। ये वो वैसा आप समझ लीजिए, मान लीजिए कोई इमरजेंसी आई, कोई ऑफिस है, वहां पर बहुत ज्यादा इमरजेंसी आई, तो एक बंदा है जो आके बाहर से एक एम्प्लॉय को या किसी मैसेंजर को बोलेगा कि भाई बहुत इमरजेंसी है, बहुत इमरजेंसी है, तो वो जाके मेन बॉस को कहेगा कि सर ये इमरजेंसी है, और वो मेन बॉस फिर ऑर्डर देगा। बिल्कुल वैसा ही होता है एंजियोटेंसिन। रेनिन इंफॉर्मेशन लेके आया कि भाई इमरजेंसी है, ब्लड फ्लो कम हो चुका है, और एंजियोटेंसिनोजन को उसने ये बात कन्वे करी। एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्ट हुआ एंजियोटेंसिन 1 में, यानी कि ये भागा भागा गया, और भागते भागते ये एंजियोटेंसिन 1 की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, और इसने भागे भागे जाके क्या किया कि ये पहुंच गया किसके पास। अगर आपको इतना समझ आ गया हो तो मैं इसको क्लियर करूं, तब इसको समझ पाएंगे आप। इसको शुरू से बना लेते हैं, ठीक है। तो यहां था रेनिन, रेनिन ने काम किया किस पे, एंजियोटेंसिनोजन पे, इसको यहां से एरो लाएंगे, और ये एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्ट हो गया किसमें, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। अब ये भागा भागा जाएगा कहां पर, ये भागा भागा जाएगा लंग्स के तरफ। क्यों जाएगा लंग्स की तरफ, क्योंकि मैंने क्या कहा कि वो एम्प्लॉय जो है वो लेके गया इंफॉर्मेशन बॉस के पास, तो बॉस जब कमांड देगा, लेकिन बॉस ऐसा थोड़ी ना कि एम्प्लॉय घुस गया सीधा, एम्प्लॉय बॉस के सेक्रेटरी को बताएगा। तो मान लीजिए एम्प्लॉय का ऑफिस वो लंग्स है, लंग्स हो गए क्या, बॉस का ऑफिस, यानी कि बॉस के ऑफिस पे ये पहुंच गया, यानी कि लंग्स के पास पहुंच गया। यहां पर एक बहुत बढ़िया चीज पाई जाती है एम्प्लॉय कह रहा हूं, बॉस की सेक्रेटरी, यानी कि जो लंग्स पे एक चीज पाई जाती है एस। एस क्या होता है, एस होती है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। और ये एस जो है, अब ये फंक्शन करेगी एंजियोटेंसिन 1 पे, यानी कि इसने एंजियोटेंसिन 1 पे फंक्शन किया और इसको कन्वर्ट कर देगी एंजियोटेंसिन 2 में। एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट कर दिया किसमें, एंजियोटेंसिन 2 में, और यही एंजियोटेंसिन 2 है हमारे बॉस। अब बॉस को पता लग गया कि कुछ तो हो गई है गड़बड़, यानी कि बॉडी में कुछ तो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। तो अब बॉस क्या करेंगे, ऑर्डर देंगे सबको। जैसे बॉस क्या करता है, अगर उसको पता लग गया कि कोई प्रॉब्लम आई है तो सबको ऑर्डर देता है कि आप पीपीटी तैयार करेंगे, आप ये काम करेंगे, आप वो काम करेंगे। वैसे ही ये जो हमारे बॉस हैं एंजियोटेंसिन 2, ये अलग अलग सेल्स को क्या करेंगे, ऑर्डर देंगे कि आपका ये काम है, आपका ये काम है, आपका ये काम है। तो ये मेजर कुछ 6 तरीके के ऑर्डर पास करते हैं, इमीडिएट ऑर्डर, जिनको फॉलो करना है अगर आपको अपनी किडनी को बचाना है
और ब्लड वॉल्यूम को रीस्टोर करना है। ब्लड वॉल्यूम कम होने से जीएफआर कम हुआ और ये सब हुआ, ये तो मैंने आपको बताया। दूसरा जो मेजर फंक्शन होता है वो होता है ब्लड वॉल्यूम को रीस्टोर करना, क्योंकि अगर ब्लड वॉल्यूम ज्यादा कम हो गया तो हमारा हार्ट अटैक भी तो हो सकता है। हमारे अगर दिल को यानी कि हमारे हार्ट को अच्छे से ब्लड नहीं मिलेगा तो भी तो दिक्कत हो, तो हमें ब्लड वॉल्यूम को रेगुलेट भी करना है, यानी कि कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर ब्लड ज्यादा फिल्टर करना है ताकि किडनी खराब ना हो। और दूसरी तरफ पानी को ब्लड के अंदर बचा के भी रखना है। दोनों एंटी फंक्शंस करने हैं। वो कैसे होंगे? वो करेंगे एंजियोटेंसिन 2 यानी कि बॉस के ऑर्डर्स से। अगर आपने ये लिख लिया तो अब बॉस के ऑर्डर्स देख लेते हैं कौन कौन से रिलीज होते हैं। बॉस कौन कौन से ऑर्डर रिलीज करते हैं, यानी कि जो हमारे एंजियोटेंसिन टेंसिन 2 है, यानी कि जो हमारे बॉस हैं वो क्या करेंगे? 6 ऑर्डर्स पास करेंगे करीब, जिसमें सबसे पहला ऑर्डर जो ये पास करते हैं वो होता है वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। यानी कि जितनी भी ब्लड वेसल्स हैं, जितनी भी क्या है ब्लड वेसल्स हैं बॉडी की, सबको कॉन्स्ट्रिक्ट यानी कि प्रेस, अगर लिखना चाहूं थोड़ा सा दबा दिया जाए, उनके साइज को थोड़ा सा कम कर दिया जाए। उससे क्या होगा? अगर ब्लड वेसल्स का साइज कम हो जाएगा तो उनमें जो ब्लड कम भी आ रहा है, लेकिन वो ब्लड कम आने के बाद भी जैसे ही ब्लड वेसल, ये बिल्कुल वैसा है, अगर एक पाइप में पानी कम आ रहा है और आप उसको दबा दो तो उसके अंदर जो पानी का प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। यही बिल्कुल वैसा होता है कि ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करते हैं, यानी कि सारी की सारी ब्लड वेसल्स जो होती हैं बॉडी की उनको दबा देता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। दूसरा काम क्या करेगा ये? दूसरा काम ये करेगा इफरेंट आर्टेरियोल कॉन्स्ट्रिक्शन। यानी कि जो हमारा इफरेंट आर्टेरियोल है इसको क्या करेगा? यानी कि ये जो है इफरेंट आर्टेरियोल इसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, जो कि मैंने उसमें बताया था कि अगर आगे वाले पाइप को दबा दो तो पीछे वाले पाइप से भले ही थोड़ा पानी कम आ रहा हो, लेकिन बीच का प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा अगर इससे पानी कम पास हो। ठीक है। तीसरा काम क्या करेंगे ये बॉस? तीसरा ऑर्डर कौन सा पास करेंगे? 2 ऑर्डर तो पास कर दिए, यानी कि वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, सारी की सारी वेसल्स को कम कर दो, इफरेंट आर्टेरियोल को दबा दो, यानी कि इसको दबा दोगे तो अपने आप। तीसरा, हम कैसे ब्लड वॉल्यूम को बचा सकते हैं और जीएफआर को बढ़ा सकते हैं? किसी को कोई अंदाजा? तीसरा काम जो ये करेंगे वो करेंगे ये सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ा देंगे। क्या करेंगे? सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन। लेकिन ये सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ेगा कैसे? तो जो एंजियोटेंसिन 2 है वो ऑर्डर देंगे किसको? ब्रेन को कि एडीएच रिलीज किया जाए, यानी कि एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन। तो ये जो एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन रिलीज होगा ये क्या करेगा? यहाँ डीसीटी पे सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा, और जैसे ही सोडियम रीअब्जॉर्प्शन बढ़ेगा वैसे ही क्या होगा? सोडियम के पीछे पीछे पानी भी अंदर, यानी कि भले ही यहाँ से ये पानी ज्यादा फिल्टर कर रहे हैं लेकिन यहाँ से सारा का सारा पानी क्या करेंगे? एब्जॉर्ब भी कर लेंगे। चौथा काम ये क्या करेंगे? चौथा काम ये एंजियोटेंसिन 2, यानी कि अगर मैं इसको AG2 लिखूं तो ये डायरेक्टली एक्ट करेगा पीसीटी पे, यानी कि जो आपकी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है इस पे डायरेक्टली एक्ट करता कौन? AG2 यानी कि एंजियोटेंसिन 2, और यहां से भी क्या करेगा? वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा। क्लियर? तो ये 4 फंक्शन इन्होंने मेन परफॉर्म किए। कहां पर? इसके ऊपर, हमारे नेफ्रॉन के ऊपर। और इससे क्या होगा? हमारे ब्लड में पानी की मात्रा बढ़ेगी, साथ ही साथ हमारा जीएफआर भी कैसा रहेगा? मेंटेन रहेगा, यानी कि हमारे जीएफआर को भी कम नहीं होने देंगे।
ये तो मेजर 4 ऑर्डर इन्होंने पास किए, यानी कि वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करो, इफरेंट, ये जो होता है ये भी वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर ही होता है, एंट्री डाय, इसको हम दूसरा नाम देते हैं वेसो प्रेसिन, यानी कि ये भी वेसल्स को क्या करता है, प्रेस करता है। तो ये भी क्या होता है हमारा वेसो प्रेसिन वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है। क्लियर हो गया। अब इसके आगे ये आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हो गया स्क्रीनशॉट। अब इसके आगे ये क्या करेंगे, 4 ऑर्डर तो पास हो गए, मैंने कहा था 6 ऑर्डर पास करेंगे, तो ये 4 अब मैं मिटाना पड़ेगा, तो थोड़ा सा कर देते, 2 ऑर्डर हमारे बच गए हैं, 2 ऑर्डर और पास करवा लेते हैं इनसे। मैंने क्या कहा था कि अगर टैंक का पानी कम हो गया, यानी कि ब्लड वॉल्यूम कम हो गया, तो हम अगर टैंक में ही पानी भर दें तो क्या करेगा ये, पांचवा जो ये ऑर्डर पास करेगा, ये ब्रेन में एक जगह होती है, ब्रेन में एसएफओ सेंटर होता है, इस एसएफओ सेंटर को कहेगा, ये जो सेंटर होता है ये मेनली हमारी थर्स्ट यानी कि हमारी प्यास के लिए जिम्मेदार होता है, तो ये इसको सिग्नल भेजेगा कि भाई पानी की कमी हो रही है, पानी बढ़ाओ, तो ये हमारी थर्स्ट बढ़ाएगा, यानी कि ये क्या करेगा, प्यास बढ़ाएगा, जिससे हम पानी पिए और ब्लड वॉल्यूम अपने आप नॉर्मल हो जाए। और लास्ट ऑर्डर, लास्ट, इसको ऐसे मत समझिए कि मैं जिस ऑर्डर में बता रहा हूँ ये ऐसे ही, ये साइमल्टेनियस ऑर्डर है, यानी कि एक साथ सारे पास होते हैं। और ये छठा ऑर्डर जो पास होता है वो जो लिखा है ना, देखो हमने रेनिन जान लिया इसमें क्या करता है, एंजियोटेंसिन का रोल भी पता लग रहा है, एल्डोस्टेरोन यानी कि ये हमारी एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है उसको क्या करेगा, एड्रिनल कॉर्टेक्स को कमांड देगा, यानी कि वहां पर सिग्नल करेगा, क्या करेगा कि भाई एल्डोस्टेरोन रिलीज करो। ये एड्रिनल कॉर्टेक्स क्या है, जो हमारी किडनी होती है, यानी कि मान लो ये किडनी हो गई, तो इसके ऊपर ये एड्रिनल ग्लैंड होती है, और इस एड्रिनल ग्लैंड के 2 हिस्से होते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला। तो ये जो कॉर्टेक्स होता है ये इससे एल्डोस्टेरोन रिलीज करवाएगा, और ये एल्डोस्टेरोन क्या होते हैं, यही एल्डोस्टेरोन जिम्मेदार होते हैं किसके लिए, सोडियम और वाटर के रीअब्जॉर्प्शन के लिए। तो ये एल्डोस्टेरोन भी सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवाएंगे। क्यों, क्योंकि सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन होता है वाटर का क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन। और इस सब के बीच एक चीज जो होगी वो क्या होगा, ये लगातार K+ आयन यानी कि पोटेशियम आयन को बाहर करेगा, यानी कि सोडियम को तो रीअब्सॉर्ब करेगा, लेकिन यहां से जो ये ट्यूब्यूल है, जो वेस्ट है, उसमें पोटेशियम आयन को बाहर करेगा, जिससे जो हमारी वेसल्स हैं उनका आयनिक बैलेंस ना बिगड़े, वेसल्स के जो सेल्स हैं उनका आयनिक बैलेंस ना बिगड़े, क्योंकि अगर आयनिक बैलेंस बिगड़ गया तो भी प्रॉब्लम होगी। तो लगातार K+ आयन्स भी बाहर जाते रहेंगे, यानी कि ये आउट होते रहेंगे और ये इन होते रहेंगे। क्लियर। तो ये हमारे मेन 6 ऑर्डर पास होते हैं यहां से, और इन्हीं 6 ऑर्डर से सारा का सारा जीएफआर रेगुलेट रहता है, और सारा का सारा पानी जो होता है वो वापस खींच लिया जाता है, जिससे, और इस सब का नेट रिजल्ट क्या निकलेगा, अगर स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए। इस सब का जो नेट रिजल्ट निकलेगा, यानी कि जो इतना पूरा सिस्टम हमने चलाया, इतने एंजियोटेंसिन 2 से ऑर्डर दिलवाए, उन सब का जो नेट रिजल्ट निकलेगा वो नेट रिजल्ट होगा मेंटेन्ड जीएफआर टू प्रोटेक्ट किडनी। दूसरा रिजल्ट होगा मेंटेन ब्लड वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम भी मेंटेन रहेगा, और क्योंकि जीएफआर बढ़ा हुआ है और ब्लड वॉल्यूम मेंटेन है, यानी कि पानी फिल्टर तो हो रहा है लेकिन सारा का सारा पानी एब्जॉर्ब भी कर लिया जा रहा है, इसके लिए, इस वजह से मिनिमम यूरिन, मिनिमम वाटर इन यूरिन, जिसका मतलब हुआ क्या, कॉन्संट्रेटेड
यूरिन, यानी कि जो यूरिन है वो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड बनेगी, उसमें पानी की मात्रा बहुत कम हो जाएगी। तो ये इसके नेट रिजल्ट निकलते हैं रास सिस्टम के। तो हम अगर एक बार रिवाइज करें तो क्या होता है, ब्लड लॉस होने की वजह से यहां पर प्रेशर कम हो जाता है, जिसको सेंस करती हैं हमारी कौन सी सेल्स, जेजी सेल्स। जो यहां पर सेल्स लगी होती हैं वो सेंस करती हैं कि क्या हो गया है, एफरेंट आर्टरियोल में ब्लड का प्रेशर कम हो गया है, जिस वजह से जीएफआर गिर रहा है। मैकुला डेंसा सेल्स होती हैं यहाँ डीसीटी के इस हिस्से में, जो क्या करती हैं, इस चीज को रिसीव करती हैं कि भाई जो सोडियम आयंस हैं वो कम आ रहे हैं फिल्ट्रेट में। इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या है, प्रेशर कम हो गया है, जिस वजह से फिल्ट्रेट कम बनना है। ये जो सेंसेस होते हैं ये किडनी को कहते हैं रेनिन रिलीज करो। रेनिन जाता है एंजियोटेंसिन पे, एंजियोटेंसिन को तोड़ता है एंजियोटेंसिन 1 में। एंजियोटेंसिन 1 जाता है लंग्स के पास जहां पर होता है एस यानी कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जो तोड़ता है एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में। एंजियोटेंसिन 2 6 ऑर्डर्स पास करता है, जिसमें पहला होता है कि सारी की सारी वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर दो, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कर दो। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है कि ज्यादा से ज्यादा वाटर रीअब्जॉर्प्शन यानी कि सोडियम आयन को रीअब्जॉर्ब करो, जिससे क्या हो जाए, पानी रीअब्जॉर्ब हो। और वो किसके थ्रू होगा, एडीएच के थ्रू, यानी कि एडीएच हार्मोन को रिलीज किया जाएगा और उससे क्या होगा। तीसरा, वो पीसीटी पे खुद काम करता है, जिससे ज्यादा से ज्यादा पानी एब्जॉर्ब हो। चौथा, वो एल्डोस्टेरोन को रिलीज करता है, जिससे ज्यादा से ज्यादा पानी एब्जॉर्ब हो। ठीक है, ये कौन मेजर 4 फंक्शन हो गए। इसके अलावा पांचवा क्या फंक्शन होता है, पांचवा फंक्शन होता है इस एफरेंट आर्टरियोल, यानी कि जो एफरेंट आर्टरियोल है, इस एफरेंट आर्टरियोल को भी क्या कर दो, कॉन्स्ट्रिक्ट कर दो। जैसे ही इस एफरेंट आर्टरियोल को भी कॉन्स्ट्रिक्ट करोगे तो यहां पर ऑलरेडी क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। और एक और फंक्शन होता है जो मैंने आपको बताया था, वो होता है एसएफओ, यानी कि ब्रेन के एसएफओ सेंटर यानी कि थर्ड सेंटर को क्या करेगा, बोलेगा कि भाई प्यास लग रही है, बहुत तेज प्यास लग रही है, तो प्यास का कुछ इंतजाम किया जाए, यानी कि पानी पियो। तो ब्रेन हमें सिग्नल करेगा, हमारी प्यास बढ़ाएगा, जिससे क्या हो कि ब्लड वॉल्यूम बढ़ सके। और इस तरीके से जो नेट रिजल्ट निकलेगा रास का, वो निकलेगा जीएफआर रहेगा मेंटेन, जिससे किडनी खराब ना हो। ब्लड वॉल्यूम मेंटेन रहेगा, जिससे और ऑर्गन्स पे असर ना पड़े। और मिनिमम वाटर रहेगा यूरिन में, इस वजह से कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन आएगी। और इस जीएफआर के नॉर्मल रहने की वजह से वेस्ट रिमूवल भी होता रहेगा। ये जो जीएफआर है इसकी वजह से क्या होगा, वेस्ट रिमूवल कॉन्टिन्यूअस होता रहेगा, जिससे हमारी बॉडी में वेस्ट बिल्डअप नहीं होगा। क्लियर। मुझे लगता है मैंने मेजर सारे पोर्शन इसके कवर कर दिए हैं, लेकिन हो सकता है कोई चीज छूट गई हो। तो अगर आपको कोई डाउट है या कुछ छूट गया है, कुछ बताना है, तो आप कमेंट सेक्शन खुला है, आप उसमें अपने सजेशंस भी दे सकते हैं कि क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है, कुछ छूट गया है। और साथ ही साथ अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं। और अगर आपको कोई भी और टॉपिक समझ नहीं आता तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी एक ऐसी डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, जिससे आपको बिल्कुल भी समझने में दिक्कत नहीं होगी। चाहे आप फिर बोर्ड्स दे रहे हो 12th के, ठीक है, या फिर 11th में हो, इसके अलावा आप ग्रेजुएशन में होंगे तब भी आपके लिए सफिशिएंट है, और नीट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तब भी, ये सभी तरीके के बच्चों के लिए सफिशिएंट है रास सिस्टम के ऊपर इतना डिटेल। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से छोटे छोटे बन सकते हैं, जो आप सोचिए। मैं चाहूँ तो अभी भी आपको वो क्वेश्चंस बता सकता हूँ। ऐसी बहुत सी कंफ्यूजन्स हैं जो इसमें रह गई हैं, कि बहुत सारे ऐसे अपोजिट रोल्स फॉलो हो रहे हैं कि ये हो रहा है और ये हो रहा है, अगर ये होता है तो ऐसा कैसे हो जाता है, वो भी है। तो मैं चाहता हूं कि आप वो क्वेश्चंस कमेंट में पूछें, जिससे थोड़ा पता लगे कि आपने जो सीखा है उसमें आपने कितना अपने आप को इंडल्ज किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया है, और आगे आप इस तरीके की और वीडियोस को देखना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं, तो लाइफोलॉजी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली एक भी वीडियो को आप मिस ना करें।